साथियों को नमस्कार। नेचुरोपैथी के अंतर्गत कलर थेरेपी में अभी तक हमने बहुत सारे जो कलर्स थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो कलर्स हैं उनसे हम पानी को चार्ज करके काम में ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो विभिन्न प्रकार के तेल हैं उन तेलों को किस प्रकार से रंगों से चार्ज करके एक दवाई के रूप में हम काम में ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा आता है नारंगी रंग का तेल। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि जो नारंगी रंग है वह गर्म प्रकृति का होता है। तो नारंगी रंग का जो तेल है उसको यदि चार्ज किया जाए तो यह शरीर के जोड़ों के दर्द पर, मांसपेशियों के दर्द पर, वायु से संबंधित यदि शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो उस दर्द के ऊपर, मान लीजिए कोई कफ जनित शरीर के अंदर पीड़ा हो रही है तो उसको दूर करने के लिए, साथ ही पेशाब यदि अधिक आता हो तो पेडू के ऊपर इस तेल की मसाज करनी चाहिए। फेफड़ों में यदि कफ अधिक है तो भी फेफड़ों के ऊपर, छाती के ऊपर हमें इसकी मसाज कर सकते हैं। या फिर छाती से संबंधित, छाती या हमारी जो ये पसलियां हैं, रिब्स, इनमें किसी भी प्रकार का कोई दर्द है तो उसमें भी इस तेल को काम में लिया जा सकता है, इसकी मसाज की जा सकती है, उससे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। स्त्रियों के मासिक धर्म में रक्त स्राव की यदि कमी हो गई हो या पीड़ा हो तो पेडू के ऊपर हल्की मालिश करनी चाहिए। उससे इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाती है, वह दूर हो जाती है। इसके साथ ही हरे रंग का जो तेल है, हरे रंग का तेल यह हमारे यकृत है, प्लीहा है, गुर्दा है और आंतों के अंदर यदि किसी भी प्रकार का दर्द है तो उनके ऊपर हल्के हाथों से यदि हम मसाज करते हैं तो उसके अंदर निश्चित रूप से फायदा मिलता है। इसी प्रकार नीला रंग भी बहुत उपयोगी है तेलों के अंतर्गत। शरीर का कोई भी अंग यदि आग से झुलस गया है या आग से जल गया है तो उस स्थिति में भी इसके तेल को लगाने से जलन मिटती है। साथ ही यदि कोई घाव है और घाव भर नहीं रहा है, यदि किसी स्थान से जल गया है, जलने के कारण जो घाव हो जाता है तो वह घाव भी इससे बहुत जल्दी भर जाता है, क्योंकि नीला रंग जो होता है वह शीतल होता है, इसलिए जले के ऊपर लगाने पर बड़ा अच्छा इसका इफेक्ट आता है। खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, दाद, एक्जिमा जो होता है, एक बड़ी खतरनाक बीमारी होती है जो कठिनाई से जाती है, तो उनके ऊपर भी लगाने पर इस प्रकार की हर एक जो शिकायत होती है उसमें नीले रंग का जो तेल है वह फायदेमंद होता है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सूजन के ऊपर, इतना ही नहीं, हाथी पांव जो एक बड़ी भयानक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का जो पांव होता है वह फूल करके हाथी का जो पैर होता है उसके समान हो जाता, तो हाथी पांव की बीमारी में दिन में 2 बार हल्की मालिश यदि की जाए तो इसमें फायदा मिलता है। तेज बुखार, सिर दर्द में इसको हम ललाट के ऊपर लगा सकते हैं, यानी कि हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। यदि किसी के बाल टूटते हैं, बाल गिरते हैं या जल्दी सफ़ेद हो गए हों, नींद यदि नहीं आ रही है या फिर मस्तिष्क से संबंधित ऐसी ही कोई समस्या है तो उस स्थिति में भी इस नीले रंग के तेल की हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए, उससे फायदा मिलेगा। और डेली यदि मसाज करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसके जो फायदे हमारे सामने आने लग जाएंगे। पेशाब में जलन और कम लगने पर तथा स्त्रियों के मासिक धर्म में भी रक्त की यदि अधिकता और हो तो पेडू पर हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी चाहिए। साथ ही कोई भी जहरीला कोई जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, मधुमक्खी, बिच्छू आदि यदि काट जाते हैं
तो उस स्थिति में भी शीघ्र लाभ यदि हम चाहते हैं तो हमें इसके तेल का प्रयोग करना चाहिए, उससे भी फायदा मिलता है। इतना ही नहीं, जो लाल रंग का तेल है, हालांकि लाल रंग की चर्चा कम की गई है, लेकिन लाल रंग का जो तेल होता है वो बड़ा फायदेमंद होता है। यदि मांसपेशियों में या वायु से संबंधित किन्हीं को भयंकर समस्या है, या जो पक्षा का जो लकवा होता है वह स्थिति है, तो इन स्थितियों के अंदर यदि लाल रंग का जो तेल होता है यदि उसका प्रयोग किया जाए मालिश के अंदर, तो उससे बहुत अधिक और अच्छा जो इफेक्ट है वह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो तेल है और उन तेलों को विभिन्न प्रकार के जो कलर्स है उनके द्वारा चार्ज करके भी हम एक दवाई के रूप में काम में ले सकते हैं, उसका फायदा हम ले सकते हैं। तो अब अग्नि चिकित्सा के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं और रोग निवारण के लिए गर्म वायु और गर्म जल के जो प्रयोग है उनके ऊपर चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही जो गर्म पृथ्वी है उसका भी अपने आप में एक प्रयोग होता है। गर्म पृथ्वी का अर्थ हो गया कि हम देखते हैं गर्मियों के दिनों में जो पृथ्वी होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन इतनी गर्म नहीं होनी चाहिए कि पैरों के अंदर छाले पड़ जाए। तो उस गर्म पृथ्वी के ऊपर घूमने पर बहुत अधिक फायदा मिलता है। या फिर जिन लोगों के पैरों की एड़ियों में दर्द रहता है, उस दर्द को मिटाने के लिए जो बालू मिट्टी होती है और जो गर्म मिट्टी होती है, उस गर्म मिट्टी के ऊपर यदि उसकी सिकाई की जाए उन एड़ियों की, तो वह दर्द दूर हो जाता है। इसी प्रकार से गर्म मिट्टी के ऊपर चलने के ऊपर पैरों में जो ऐंठन होती है, दर्द होती है, मांसपेशियों की कमजोरी आदि जो इस प्रकार की शिकायतें होती है वह भी इससे दूर हो जाती है। तो यह गर्म जो मिट्टी या पृथ्वी जो होती है उसको एक दवा के रूप में हम काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार से गर्म वायु के भी अपने आप में बहुत सारे प्रयोग हैं, और उस गर्म वायु के प्रयोग के अंतर्गत गर्म वायु स्नान, ये जो गर्म वायु स्नान होता है बहुत सिंपल सा स्नान है कि एक बंद कमरे के अंदर गर्म वायु को छोड़ा जाता है, जिसे पूरे शरीर के टच में जब वह गर्म वायु आती है तो इसको गर्म वायु स्नान बोला जाता है। इसी प्रकार एक टर्किश वायु स्नान भी होता है, जिसमें जो गर्म वायु होती है वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म वायु होती है। वह भी एक छोटे और बंद कमरे के अंदर उसमें गर्म वायु छोड़ी जाती है। और गर्म वायु स्नान, जब ये टर्किश वायु स्नान लिया जा रहा है तो उसी स्थिति के अंदर जो हमारा मस्तिष्क का भाग है उसके ऊपर एक ठंडे पानी से भिगोया हुआ जो टाउल होता है उसको ऊपर रखा जाता है, उसको निचोड़ करके रख लेते हैं ताकि गर्मी ऊपर की ओर ब्रेन की ओर न चढ़ पाए। इसी प्रकार रशियन वायु स्नान में भी क्या होता है कि इसमें भाप स्नान होता है एक प्रकार का। ये एक बंद कमरा होता है और उस बंद कमरे के अंदर स्टीम होती है और उस स्टीम के अंदर उस व्यक्ति को बिठाया जाता है। तो ये जो रशियन या टर्किश वायु जो स्नान होते हैं, इससे हमारे स्किन के ऊपर और अंदर का जो भाग होता है और जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती है उसके ऊपर बड़ा ही अच्छा इफेक्ट इनके ऊपर आता है। इसी प्रकार हम औषधियों से सुवासित गर्म वायु स्नान भी ले सकते हैं, यानी कि बंद कमरे के अंदर जो वायु छोड़ी जाती है उस वायु के अंदर कुछ इस प्रकार की औषधियों का मिश्रण होता है। तो वह जो मिश्रण होता है वह वायु के साथ में जब अंदर प्रवेश करता है तो उसका एक अपना ही अलग फायदा और इफेक्ट जो होता है वह देखने को मिलता है। अब जो चिकित्सा हम करते हैं उस चिकित्सा के लिए लगभग 100, यदि जल की हम बात करें, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गर्म जल का जो प्रयोग किया जाता है उसके अंतर्गत 120 डिग्री से अधिक तापमान के जल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह हम यूं कह सकते हैं कि 140 डिग्री तापमान की भाप 100 यानी कि 120 डिग्री यह होगा फ़ारेनहाइट के अंदर, यानी फ़ारेनहाइट में ही टेम्परेचर की बात की जा रही है, सेल्सियस में ये नहीं है।
तो वो फ़ारेनहाइट के अंदर 120 डिग्री तक तो जल हो सकता है, और स्टीम की यदि बात करें तो वह 140 तक हो सकती है, और 300 डिग्री तक हमें गर्म वायु को काम में ले सकते हैं। यानी कि ये एक प्रकार का तापमान होना चाहिए यदि हम स्टीम को, वायु को या जल को काम में ले रहे हैं, तो क्योंकि इसको हमारा जो शरीर है वह सहन कर सकता है, उससे ऊपर नुकसान होने की संभावना रहती है। चिकित्सा में गिल्ली जो गर्मी के प्रयोग के लिए जो फ़ारेनहाइट के रूप में हम काम में लेते हैं, और जो अलग अलग प्रकार के जल के स्नान होंगे उनके अंदर, जैसे हम पानी को बोलते हैं ना, गुनगुना पानी है या सुसम पानी है, तो गुनगुना जो पानी होता है वह लगभग 82 डिग्री से 92 डिग्री तक होना चाहिए, फ़ारेनहाइट के अंदर उसका तापमान होना चाहिए। उसी प्रकार से सुसुम, जिसको न्यूट्रल बोला जाता है, वह 91 डिग्री से 94 डिग्री तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए, और हल्का गर्म वार्म जिसको बोला जाता है, ये सारे के सारे जल स्नान के लिए है। यानी कि किस प्रकार से हम इनको, पानी को काम में लेना चाहिए, एक टेम्परेचर उसका होना चाहिए। तो हल्का गर्म या वार्म जो वाटर होता है वह 94 टू 98 डिग्री तक होता है। हॉट वाटर जिसको बोला जाता है, गर्म जल, वह 98 टू 104 डिग्री तक वह होना चाहिए। और वेरी हॉट वाटर यानी कि अधिक गर्म जल जो होता है वह 104 डिग्री से 120 डिग्री के बीच का होना चाहिए। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं, और ये अलग अलग प्रकार के इसलिए है क्योंकि व्यक्ति की जीवनी शक्ति को देखते हुए, यानी कि वह ज़्यादा कमज़ोर है या किस प्रकार का है, उसके अनुसार ये सारे के सारे जो जल है यह काम में लिए जाते हैं। अब आते हैं हमें इनके कुछ विभिन्न जो प्रयोग है, उन प्रयोगों में एक बहुत ही अच्छा सा प्रयोग है, वह है हॉट हिप बाथ। हॉट हिप बाथ के अंदर क्या करते हैं, इसमें लगभग जो पानी का टेम्परेचर है वह 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और इस स्नान को हमें लगभग 8 से 10 मिनट तक लेना चाहिए। इसके अंदर होता क्या, देखिए, एक विशेष प्रकार का टब बना हुआ होता है, और उस टब के अंदर बैठा जाता है, जिसमें कि पानी जो होता है वह हमारी नाभि तक आना चाहिए, और उससे ऊपर जो हमारा शरीर होगा और जो पैर है उस टब से बाहर रहेंगे। मस्तिष्क के ऊपर कोई भी स्नान जब इस प्रकार का किया जाता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर के ऊपर एक ठंडे पानी का भिगा हुआ और फिर निचोड़ा हुआ जो तौलिया होता है वह रख लेना चाहिए, यह जरूरी होता है। तो जब इस स्नान को लिया जाता है तो यह स्नान वास्तव में देखा जाए तो यह हमारे शरीर के अंदर जो पेनफुल यूरिनेशन है और इन्फ्लामेड रेक्टम और ब्लैडर है, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको यह दूर करता है, और यह बेनिफिट देता है साइटिका के अंदर। इस पैर की एक नस होती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तब बड़ा भयंकर दर्द होता है, चलना फिरना भी बंद हो जाता है साइटिका के अंदर। इसके साथ ही प्रोस्टेटिक जो ग्लैंड होती है वह बढ़ जाती है 40 की उम्र के बाद में, लगभग लोगों में शिकायत होती है, जिससे पेशाब आदि करने में दिक्कत होती है। तो उसका बढ़ना, उसको बढ़ने को रोकने के लिए भी यह जो हॉट हिप बाथ है यह बड़ा ही कारगर साबित होता है। जब आप हॉट हिप बाथ ले लेते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें ठंडे स्नान जल से स्नान करना चाहिए, यानी कि हमें कोल्ड शॉवर लेना चाहिए, और उसको लेने के बाद में हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह है हॉट हिप बाथ हो गया। इसी प्रकार से फुट बाथ लिया जा सकता है, यानी कि हॉट फुट बाथ, क्योंकि यहाँ पर गर्म जल की बात हम कर रहे हैं, और एक तरह से देखा जाए तो ये जल चिकित्सा भी है और अग्नि चिकित्सा भी है। ये दोनों को ये मिलकर के काम हो रहा है, क्योंकि पानी को गर्म किया जा रहा है। हालांकि इस चिकित्सा को हम जल में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अग्नि से गर्म किया जा रहा है, इसलिए
जहाँ गर्म पानी की बात आ रही है वहाँ पर हम अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जो फुटबाथ होता है करने में बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर के अंदर कोई भी इस प्रकार का टब या इस प्रकार का बर्तन ले सकते हैं कि जिसमें आप पानी डालें और आपका पानी जो है वह लगभग टखने जो है हमारे उन टखनों तक वह नीचे रहे, और आराम से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जो दोनों पैर है उन पैरों को उस टब के अंदर हमें रख लेना चाहिए। और रख लेने के बाद में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो टेम्परेचर है वही 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह फिर नुकसान कर सकता है। और जब हम यह लेते हैं फुटबाथ, उससे पहले ज़्यादा अच्छा यह होगा कि आप एक गिलास जो पानी है वह आप पी लीजिए, ठंडा पानी आप पी लीजिए, जिससे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है और है दिक्कत नहीं हो। और क्योंकि अब आप गर्म जल का ले रहे हैं इसलिए इसका और फायदा हमें मिले तो आप अपने शरीर को, क्योंकि ऊपर तो ये तौलिया रखा रहेगा, लेकिन बाकी शरीर को आप एक गर्म कंबल जो होता है उससे हमें ढक लेना चाहिए, तो इससे और हमें इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसको लगभग 5 से 20 मिनट तक ले सकते हैं। और इसको जब हम लेते हैं, लेने के बाद में वही है तुरंत हमें ठंडे पानी के शॉवर के नीचे चले जाना चाहिए, यानी कि उससे हमें स्नान कर लेना चाहिए। अब जो ये हॉट फुटबाथ है ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट्स करता है हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स को, और यूट्रस और हमारी जो इंटेस्टाइन है उनके ऊपर भी इसका फ़ायदा होता है, ब्लैडर के ऊपर इसका फ़ायदा होता है, पेल्विक एंड जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर भी इसका सीधा फ़ायदा होता है, यानी कि इन अंगों को फ़ायदा पहुंचता है। इतना ही नहीं, यदि शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई मोच लग गई है और एंकल जॉइंट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आपको पेन हो रहा है, आपके सिर के अंदर भी यदि दर्द हो रहा है और आपको कोल्ड हो गया है, तब भी हम यह हॉट जो फुटबाथ है उसको हमें ले सकते हैं। इसी प्रकार से स्त्रियों का जो मासिक स्राव होता है उसके अंदर या उनका जो साइकिल होता है उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, या फिर मान लीजिए कि ज़्यादा ब्लीडिंग भी मान लीजिए हो रही है, यूट्रस या ओरी के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में भी यह जो हॉट फुटबाथ है उसके अंदर यह फ़ायदेमंद होता है। उसके पश्चात में एक बहुत अच्छा बात आता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, वह है स्टीम बाथ, भाप स्नान जिसको हम बोलते हैं। ये जो भाप स्नान होता है इसे स्टीम बाथ के अंतर्गत यदि इसको हम लेते हैं तो पूरे शरीर का एक प्रकार से शुद्धिकरण सा इसमें हो जाता है, शरीर एक तरह से इसमें बड़ा ही हल्का हो जाता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का जो बॉक्स होता है वह बना रहता है, और वो बॉक्स इस प्रकार का बना होता है कि उसमें हम आराम से बैठ सकें। उसमें एक स्टूल लगी हुई होती है, उस स्टूल के ऊपर बैठ सके, बाकी चारों ओर से वह कवर्ड रहता है, और मात्र हमारी जो ये गर्दन का इतना सा हिस्सा है यह बाहर की ओर रहता है, बाकी पूरा शरीर कवर्ड रहता है उस बॉक्स के अंदर। अब धीरे धीरे उस बॉक्स के अंदर जो स्टीम होती है उस स्टीम को छोड़ा जाता है, और जब उस स्टीम को छोड़ा जाता है तो पूरा का पूरा बॉक्स क्या होता है उस स्टीम से भर जाता है, और सिर के ऊपर वह ठंडा तौलिया रहता ही है। जब वह पूरा का पूरा हमारा स्टीम से भर जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है कि क्योंकि स्टीम गर्म होती है और उसका तापमान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, तो उस स्थिति के अंदर हमारे शरीर के जितने भी रोम छिद्र होते हैं वो सारे के सारे खुल जाते हैं, और उस गर्मी और स्टीम के कारण से सारे रोम छिद्र के खुल जाने के कारण से एक तरह से जो कचरा होता है वह पसीने के साथ में बाहर निकल करके आ जाता है। तो कहने का अर्थ है कि हमारी स्किन के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर इसका बड़ा ही जो मृदु प्रभाव होता है वह पड़ता है, और उसको फ़ायदा भी मिलता है। अब इसको कितनी देर लेना चाहिए? जनरली 10 to 20 मिनट से इसको लिया जाता है, और उसके पश्चात में लेने के पश्चात में
तुरंत हम वही ठंडे पानी से नहाने वाली जो क्रिया है यानी कि उसका स्नान लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम स्टीम जो बात है उसको ले सकते हैं। या फिर प्राय क्या होता है कि स्टीम बात का एक और भी तरीका है। ये तो चलो मान लीजिए पूरे शरीर का हो गया है, हम कई बार सर्दी जुकाम आदि से पीड़ित हो जाते हैं, तब हमें विशेष प्रकार की जो मेडिसिन और होती है उनको पानी में घोल करके और उसके बाद में उसके ऊपर चेहरे को रख करके और उसको भी सूंघते हैं, तो वह भी एक तरह की स्टीम बात है। या फिर चेहरे को स्टीम देना होता है तो वह भी अपने आप में एक स्टीम बात है। तो ये जो स्टीम बात होता है ये क्या करता है कि जो भी बॉडी के अंदर मॉर्बिड मैटर है यानी कि विजातीय जो भी तत्व होते हैं, जो सरफेस ऑफ द स्किन यानी कि हमारी जो त्वचा है, त्वचा की जो ऊपरी भाग या अंदर का जो भाग होता है वहाँ से वह सारा का सारा जो विजातीय तत्व है, जो मैटर है, वह बाहर निकल करके आ जाता है। साथ ही हम यूँ भी कह सकते हैं कि यह जो स्टीम बात है इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड टिश्यूज एक्टिविटी। ब्लड के सर्कुलेशन को, हमारे ऊतकों की जो एक्टिविटी, टिश्यूज एक्टिविटी, उनको ये ठीक करता है, इनको बढ़ाता है। एंड इट रिलीव्स यानी कि गाउट, यूरिक प्रॉब्लम्स एंड ओबेसिटी, इनको दूर करता है, मोटापे को यह दूर करता है। और हम यूं भी कह सकते हैं कि जो ये स्टीम बात ली जाती है यह वास्तव में जो क्रोनिक जो डिजीज होती है उनके लिए फ़ायदेमंद है। गुर्दे से संबंधित यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, टिटनस या माइग्रेन की यदि किसी को कोई समस्या है तो उसके लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद है। साथ में नाड़ियों के अंदर जो ऐंठन या खिंचाव हो जाता है, बाइंट जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं, वह यदि प्रॉब्लम है तो वह भी इस स्टीम बाथ से दूर होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रयोग है गर्म जल के जिनके द्वारा हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ ही बहुत सारे ऐसे और भी छोटे मोटे ऐसे स्नान होते हैं। उन स्नानों के अंदर यदि हम करें तो स्थानीय भाप स्नान होता है। स्थानीय भाप स्नान यानी कि पर्टिकुलर किसी बॉडी के पार्ट को स्टीम देना, जैसे मैंने कहा कि मुंह को देना है या कोई हाथ को देना है। स्पेशली हमारे जो हार्ट आदि है उनको नहीं दिया जाता है, विशेष जरूरत हो तो ही दिया जाता है। गर्म जल पिला करके भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करते हैं, क्योंकि जो गर्म पानी होता है जो खाना खाने के लगभग आधा एक घंटे पहले लेना चाहिए, जो पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है और विभिन्न प्रकार की पाचन तंत्र की बीमारियों को दूर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ठीक करता है, जड़ों के दर्द को, वायु आदि का जो बनना है उनको भी यह ठीक करता है। कहते हैं कि गर्म जल तो 1000 प्रकार की बीमारियों की यह दवाई है, क्योंकि गर्म करने पर वह अपने आप में मेडिकेटेड हो जाता है। और यदि गर्म जल आपको पीना है तो कम से कम आप एक काम कर सकते हैं कि 1 गिलास पानी इतना उबालो कि आधा गिलास रह जाए, फिर उस पानी का जो आनंद है, जो उसके फायदे हैं, वो एक अलग ही प्रकार के हैं। और चाय की तरह चुस्कियाँ ले करके हमें उसको पीना चाहिए। इसी प्रकार से गर्म जल का हम एनिमा भी दे सकते हैं। हालांकि एनिमा आगे हम डिटेल से बताएंगे, जिससे हमारे बड़ी आंत की जो सफाई है वह ठीक ढंग से हो जाती है। ठंडे जल का भी एनिमा दिया जाता है। इसी प्रकार से गर्म जल का पूर्ण, मध्यम और सतत स्नान भी होता है। पूर्ण का अर्थ हो गया कि इसमें लगभग 100 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान होना चाहिए। मध्यम के अंदर 92 से 100 डिग्री तक का होना चाहिए। और सतत जो गर्म जल स्नान होता है, वास्तव में जो मध्यम प्रकार का गर्म जल स्नान है उसको यदि लंबे समय तक लिया जाए तो वह सतत हो जाता है। और ये भी कहते हैं कि जिन लोगों का शरीर 70% या उससे अधिक जल जाता है तो उनके लिए सबसे श्रेष्ठ जो चिकित्सा है वो गर्म जल, सतत गर्म जल स्नान है। यानी कि 2-2 वर्ष तक वो लिया जाता है। केवल उस रोगी को उसी समय निकाला जाता है जब वह यूरिन आदि के लिए मान लीजिए वह जाता है। बाहर के देशों में इसका प्रयोग करके देखा गया और इस प्रकार से जले हुए रोगी पूर्ण रूप से ठीक भी हुए और कहते हैं कि उनके शरीर के ऊपर कोई निशान भी नहीं रहता है। इसी प्रकार से एक होता है
काक स्नान। काक स्नान के अंदर क्या होता है कि एक टब के अंदर बैठा जाता है और अपने शरीर के ऊपर मिट्टी मली जाती है और उसके बाद में रगड़ रगड़ करके और पूरे शरीर का जो मेल है वो छुड़वाया जाता है और उसके बाद में आराम से ठंडे पानी से अच्छी तरह से नहा करके और शरीर को पोंछ करके बाहर निकला जाता है। गर्म जल धार भी होता है एक स्नान। गर्म जल धार स्नान में क्या होता है कि एक पाइप होती है और उस पाइप से एक धार दी जाती है, तो वह गर्म जल की धार का जो स्नान है वह हो जाता है। गर्म जल का एक तरेरा भी होता है। तरेरा का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति आराम से टब में बैठ जाता है और दूसरा व्यक्ति गर्म पानी लेकर के और 5-6 फीट ऊपर से उसके ऊपर पानी को उड़ेलता है, फिर पानी को उड़ेलता है और उसके बाद में ठंडे पानी से उसको नहलाता है। यदि इसी प्रकार से गर्म जल को यदि औषधि मिश्रित कर दें, उसको विभिन्न प्रकार की जो आयुर्वेद की औषधि है, तो वह औषधि मिश्रित गर्म जल स्नान हो जाता है। इसी प्रकार गर्म बैठक स्नान, ये बहुत ही अच्छा स्नान है, स्त्रियों के लिए भी बहुत अच्छा है। डायबिटीज है, स्किन की है, नर्वस सिस्टम की है, जोड़ों की है, अनेक प्रकार की बीमारियों को यह दूर करता है। इसमें होता क्या है कि एक टब के अंदर हम बैठ जाते हैं, पैर बाहर रहते हैं, पैर दूसरे एक बर्तन के अंदर गर्म जल के अंदर रहते हैं और चारों ओर से जो कंबल होती है वो लपेट दी जाती है, तो इसका शरीर के स्नायुओं आदि के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है और विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। इसी प्रकार से यदि ठंडे इस पानी से किया जाए तो वह गर्म ठंडा बैठक स्नान भी हो जाता है। गर्म उदर स्नान, इसमें भी एक टब होता है जिसमें उदर तक, नाभि तक हमारा जो पानी है वह रहता है और पैर जो होते हैं दूसरे बर्तन के अंदर गर्म जो पानी होता है उसके अंदर वह टिके रहते हैं। गर्म तौलिया स्नान, इसके अंदर जो तौलिया होता है उसे रगड़ रगड़ करके और शरीर का स्नान किया जाता है। इसी प्रकार जापानी गर्म स्नान भी होता है। जापानी गर्म स्नान के अंदर एक विशेष प्रकार का टब होता है, उसके अंदर बैठा जाता है और हमारे जो गले का भाग होता है यहाँ तक पानी उसमें आ जाता है और यदि इसमें किसी भी प्रकार, इसमें बैठा रहना होता है, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं होता है और घबराहट यदि किसी प्रकार की होती है तो उसके ऊपर ठंडे पानी सिर के ऊपर गिराया जाता है। क्षारयुक्त गर्म जल स्नान भी होता है जिसमें टेम्परेचर 120 to 130 फ़ारेनहाइट रहता है और इसके अंदर सोडियम कार्बाइड जो होता है वह इसमें मिला करके किया जाता है। शक्तिवर्धक गर्म स्नान, ये कमजोर व्यक्तियों के लिए होता है। स्वाता जो पानी होता है उसके द्वारा गर्म स्नान लिया जाता है, शरीर को अच्छे तरह से इसमें रगड़ा भी जाता है। इसी प्रकार गर्म जल से सेक भी किया जाता है। अब ये जो गर्म जल से सेक वाली बात आती है, विभिन्न प्रकार के सेक होते हैं। इसमें विशेष तौर से बोतल, आजकल प्लास्टिक के बने हुए ऐसे सेक वाले हमें बने बनाए मिल जाते हैं कि जिनमें पानी डाल करके भी सेक किया जाता है। तो कहीं पर भी मोच आ जाती है, कहीं पर भी वायु के कारण से है या कफ जमा हो गया है या कोई मोच लगने के कारण से दर्द हो गया है या मांसपेशियों में कोई थकावट आदि के कारण से है, तो वहाँ पर इस गर्म जल का सेंक किया जाता है। ये सेंक बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गर्म जल के अनेक प्रकार के तरीके हैं। अब इन गर्म जल के प्रकार में हम हाथों के, पैरों के, पीठ के अनेक प्रकार से इनको हम प्रयोग में ले सकते हैं। यानी